जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं भू-आकृतिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला जो है हम 29 तक का वीडियो 2 पार्ट में बना चुके हैं। अब यहाँ से जो है तीसरा सवाल जो है आपको यहाँ से स्टार्ट होता है 30 का। ठीक है, तो 30 का सवाल है आपका, मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की प्रॉपर्टी पलवन करती है को कहा जाता है। यानी मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की प्रॉपर्टी पलवन करती है उसको क्या कहते हैं? गुरुमंडल कहते हैं कि मेसोस्फीयर कहते हैं कि हाइड्रोस्फीयर कहते हैं कि एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। एक है गुरुमंडल है जिसको बेरी स्फीयर कहते हैं, बी में है मोसोस्फीयर है, सी में है हाइड्रोस्फीयर है, डी में है एस्थेनोस्फीयर है। ठीक है, तो मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की प्रॉपर्टी पलवन करती है तो क्या कहा जाता है? आप लोग जल्दी से जो है आंसर दीजिए। तो कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। इसका राइट आंसर हो गया एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की प्रॉपर्टी पलवन करती है उसे एस्थेनोस्फीयर कहलाते हैं। ठीक है, कहा जाता है, जो कि ये दिसंबर 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब चलते हैं सवाल नंबर 31। निम्नलिखित में से विद्वानों के किस समूह ने धाराओं द्वारा पार्श्विक क्षरण की पेडिमेंट के निर्माण में भूमिका पर बल दिया? निम्नलिखित में से विद्वानों के किस समूह ने धाराओं द्वारा पार्श्विक क्षरण की पेडिमेंट के निर्माण में भूमिका पर बल दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा मेकुंगी पेज ब्लैक वेल्डर। ऑप्शन नंबर 2 में है मेकुंगी ब्लैक वेल्डर जॉनसन। सी में है पेज जॉनसन लॉसन। डी में है पेज ब्लैक वेल्डर जॉनसन। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका भी आंसर हो गया आपका डी, पेज ब्लैक वेल्डर जॉनसन। ठीक है, ये क्या है कि विद्वानों के पेज ब्लैक वेल्डर जॉनसन समूह ने धाराओं द्वारा पार्श्विक क्षरण की पेडिमेंट का निर्माण में भूमिका पर बल दिया। तो भूमिका पर कौन बल दिया? तो पेज ब्लैक वेल्डर और जॉनसन ने। ठीक है, सवाल नंबर 32। चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम का 2 चक्रीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? देखिए, चूना पत्थर का जो है यहाँ पर सवाल था, चूना पत्थर का द्वितीय चूना पत्थर, देखिए यहाँ ना, चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति से द्विचक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो WM डेविस है। और यहाँ पूछ रहा है आपका सवाल जो है चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम का 2 चक्रीय सिद्धांत। ठीक है, और ये क्या है? वो 2 चक्रीय था। और ये कौन सा है? यह द्विचक्रीय सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो है क्या आ जा रहा है? चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम का 2 चक्रीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो डेविस के द्वारा होगा। ठीक है, 32 के हो गया आपका कौन सा? डेविस। ठीक है, जो कि स्वीटरटन है, डेविस है और मैलोट है और गार्डन है। तो यह था चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम का 2 चक्रीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो डेविस के द्वारा। ठीक है,
चलिए सवाल नंबर 33, विपर्तनिक बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है? क्या है? विपर्तनिक बल के कारण, कारण लिखल है में कारण होगा, कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है? तो हैगिंग वैली हो गया पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है यू आकार वाली घाटी, तीसरा हो गया अंध घाटी और चौथा हो गया रिफ्ट घाटी। तो आप जो है ये चार में से जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चार में से जो है हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्या कहता है, विपर्तनिक बल के कारण किस लक्षण का निर्माण होता है? तो रिफ्ट घाटी का लक्षण होता है। किस घाटी का? रिफ्ट घाटी का। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं कोनार्ड। क्या? कोनार्ड विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? कोनार्ड विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है बाहरी और भीतरी कोर, दूसरा होता है सियाल और सीमा, तीसरा हो गया सीमा और निफे, चौथा हो गया ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल। तो कोनार्ड विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए बी सी डी कौन होगा? जल्दी से जल्दी से। चलिए आपका समय समाप्त हो गया, मेरा समय चालू हो गया। कोनार्ड विच्छिन्नता किसके बीच पाई जाती है? तो सियाल और सीमा के बीच पाई जाती है। सियाल और सीमा के बीच पाई जाती है कौन चीज? कोनार्ड विच्छिन्नता, ठीक है। सवाल नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्रेटन से संबंध है? क्रेटन से संबंध है। ग्रेनाइट, संगुटिका, सम, एस्लेट, फिलाइट। तो देखिए पूछ रहा कि कौन सा चट्टान क्रीटेन से संबंध है? तो ग्रेनाइट संबंधित है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? संगुटिकासम संबंधित है, एस्लेट संबंधित है, फिलाइट संबंधित है। तो इसमें से कौन सा संबंधित है? तो जल्दी से बताइए। तो देखिए इसमें जो है ग्रेनाइट चट्टान जो है क्रेटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रेटन से। क्रेटन से संबंधित कौन सी चट्टान है? तो ग्रेनाइट चट्टान है, ठीक है। अब आते हैं 36, निम्नलिखित पर्वतों का, क्या है? निम्नलिखित पर्वतों में से किसका निर्माण एक महासागरीय और एक महादेशीय पट्टिका के अभिसरण से हुआ है? मतलब निम्नलिखित पर्वतों में से, यानी ये चार ऑप्शन है, यूराल पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, एंडीज पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है। ये चार पर्वत है और ये चार पर्वत में से ऐसी कौन पर्वत है जिसका निर्माण जो है क्या होता है? महासागरीय और महादेशीय पट्टिका के अभिसरण से हुआ। महासागरीय और एक महादेशीय पट्टिका के अभिसरण से कौन सी पर्वत का निर्माण हुआ है? तो आप लोग ऑप्शन एक में है यूराल, बी में है आल्पस, सी में है एंडीज और डी में है अपलेशियन। तो आपको जो है कौन सा आंसर होना चाहिए? तो सही आंसर होना चाहिए भैया, क्योंकि एंडीज पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो महासागरीय और एक महाद्वीपीय महादेशीय पट्टिका के अभिसरण से हुआ है। एंडीज पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो कैसे निर्माण हुआ है? तो एक महासागरीय और एक महादेशीय पट्टिका के अभिसरण से एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। अब चलते हैं हम, इसलिए आंसर हो जाएगा एंडीज। 37 में चलते हैं। 37 में है सवाल क्या है कि क्रास्ट प्रदेश में चट्टानों के अपक्षय के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा एक उत्तरदायी है? क्रास्ट प्रदेश में चट्टानों के अपक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस, कार्बोनीकरण, ऑक्सीकरण, ढाल मलबे का निर्माण। इसमें से कौन है जो क्रास्ट प्रदेश में चट्टानों के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है?
तो ऑप्शन नंबर आप लोग फटाफट जल्दी से मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कौन सी होगी। तो चलिए देखिए क्या है कि कास्ट प्रदेश में चट्टानों के अपक्षय के लिए क्या है कि कार्बोनीकरण ही जो है एक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, कार्बोनीकरण कार्बनीकरण, ठीक है, कार्बोनीकरण हो गया। ठीक है, कार्बनीकरण, ठीक है, कार्बनीकरण जो है कास्ट प्रदेश में चट्टानों के अपक्षय के लिए कार्बनीकरण प्रक्रियाओं का एक उत्तरदायित्व है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, हमारा सवाल आता है 38। ठीक है, क्या आ जाएगा 38 सवाल में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, नदी दिया हुआ और डेल्टा का प्रवाह, कौन सी नदी किस प्रकार की डेल्टा बनाते हैं वो सवाल है। अब नील पूछ रहा है, नील नदी किस प्रकार का डेल्टा है, ज्वारमुखी, क्या ज्वार नदमुखी, चापाकार मुखी या पक्षी पंजा या अग्रवार्थी। ठीक है, उसके बाद है मिसिसिपी, मिसिसिपी किस प्रकार की डेल्टा है, ज्वारनामुखी है, चापाकार है, पक्षी पंजा है, अग्रवार्थी है। गंगा, गंगा नदी जो है, गंगा नदी किस प्रकार की डेल्टा है, तो ज्वार नदमुखी है कि चापाकार है कि पक्षी पंजाकार है कि अग्रवर्ती है। टाइवर, टाइवर नदी जो है ज्वार नदमुखी है कि चापाकार है कि पक्षी पंजा है कि अग्रवार्थी है। तो इसमें से आप चुनना है आपको, यहाँ से कौन सी ऑप्शन सही होगी। कितना है 38, तो 38 को आप लोग मिलान कीजिए। नील नदी जो है, देखिए नील नदी जो है क्या है, आपको जो है चापाकार होती है। क्या होता है, चापाकार होता है। ठीक है, नील नदी क्या होती है, चापाकार होती है। तो चापाकार नील नदी का जो है डेल्टा किस प्रकार होता है, चापाकार होता है। मिसिसिपी क्या होगा, मिसिसिपी जो है पक्षी पंजा, मिसिसिपी नदी जो है, मिसिसिपी का नदी का जो है डेल्टा किस प्रकार है, पक्षी पंजा की तरह है। किसकी तरह है, पक्षी पंजा की तरह, पक्षी है उसका जो पंजा होता है उस तरह का मिसिसिपी डेल्टा बनाती है। ठीक है, उसके बाद है गंगा, गंगा नदी जो है ज्वार नदमुखी है। क्या है, ज्वार नदमुखी है। ठीक है, क्या है, ज्वार नदमुखी है। अब बच गया हमारा टाइबर, तो टाइबर में हो गया अग्रवार्थी। तो अब हम मिलाते हैं, नील नदी का हो गया कौन सा, दूसरा, तो ए का हो गया आपका दूसरा और ए का यह है दूसरा। ठीक है, उसके बाद हो गया मिसिसिपी, हो गया तीसरा, मिसिसिपी ये तीसरा नहीं होगा तो ये होगा, यानी आपका हो गया डी सही आंसर। ठीक है, अब चलते हैं पेन प्लेन शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए पेन प्लेन का अर्थ क्या होता है ये समझ लीजिए। पेन प्लेन शब्द का अर्थ होता है बाढ़कृत मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान। ठीक है, ये होता है, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ बातीय अपरदन से निर्मित समतल सतह, बाढ़कृत मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान, मृदावस्था में नदीय चक्र द्वारा निर्मित समतल सतह, मानवीय हस्तक्षेप में निर्मित समतल। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है सवाल क्या है कि पेन प्लेन शब्द का अर्थ है, जो बी आंसर सही होगा, बाढ़कृत मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान। ठीक है, 39 का आपका सवाल आ गया। ठीक है, 39 के सवाल हो गया आपका। उसके बाद चलते हैं हम 40 में। ठीक है, कहाँ चलते हैं, 40 में। 40 में चलेंगे, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि वर्तमान विगत की कुंजी है, मतलब वर्तमान विगत की कुंजी है, किसकी कुंजी है, वर्तमान विगत की कुंजी है। यह कथन किसका है, तो जेम्स हटन ने दिया था। वाल्थर पेंग था, W.M. डेविस है, हर्टिंग है।
तो कौन सा होगा? वर्तमान विगत की कुंजी है, किसने दिया था? जेम्स हटन ने दिया था। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है? वर्तमान विगत की कुंजी कौन हो गया? जेम्स हटन। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पूछ रहा है भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, किससे संबंधित है? तो एकरूपता से। तो कंफ्यूज होने वाले प्रश्न नहीं है जो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं कि हमारा जो है ये हो गया जेम्स हटन हो गया। वर्तमान विगत की कुंजी है, किसने कहा था? किसका कथन है? वर्तमान विगत की कुंजी किसका कथन? जेम्स हटन। वर्तमान विगत की कुंजी किसका कथन? जेम्स हटन। वर्तमान विगत की कुंजी जेम्स हटन। वर्तमान विगत की कुंजी जेम्स हटन। अब चलते हैं 41 में, रिया किसका उदाहरण है? रिया किसका उदाहरण है? प्रकृति तट का, प्राकृतिक तट का, कि संयुक्त तट का, कि उन्मजी ऊपरी भूमि तट का, कि निम्नगम ऊपरी भूमि तट का? तो आप बताइए फटाफट जो है कौन सा आंसर आपके लिए सही होगा। देखिए क्या कहता है, रिया किसका उदाहरण है? तो रिया किसका उदाहरण है? तो प्राकृतिक तट तो नहीं है, संयुक्त तट तो नहीं है, उन्मजीब ऊपरी भूमि तट तो नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन? डी, निम्नगम निमग्न ऊपरी भूमि तट। निमग्न ऊपरी भूमि तट रिया किसका उदाहरण है? यानी कि रिया किसका उदाहरण है? तो निमग्न ऊपरी भूमि तट का उदाहरण हो गया रिया। निमग्न ऊपरी भूमि तट का उदाहरण हो गया रिया। अब चलते सवाल नंबर 42। भारतीय प्लेटो का अस्तित्व किसके कारण होता है? भारतीय पठार या प्लेटो का अस्तित्व किसके कारण होता है? संपीड़न बल के कारण, या तनाव के कारण, या उन्मजन के कारण, या अवतलन के कारण? सवाल नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइए फटाफट। भारतीय प्लेटो का अस्तित्व किसके कारण होता है? तो भारतीय प्लेटो का अस्तित्व होता है उन्मजन के कारण। किसके कारण? उन्मजन के कारण। भारतीय प्लेटो का अस्तित्व किसके कारण होता है? उन्मजन के कारण, उन्मजन के कारण, उन्मजन के कारण, उन्मजन के कारण। अब चलते सवाल नंबर 43, 43। अब क्या है कि भू अभिनति का समग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? भू अभिनति का समग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हॉल और डाना, ई हॉग, और क्या है J.A. स्टीयर्स, J.W. इवार्स। तो आप बताइए 43 का 43 का आंसर क्या हो सकता है? क्या है? भू अभिनति का समग्र सिद्धांत। भू अभिनति का समग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ई हॉग के द्वारा, ई हॉग के द्वारा, ई हॉग के द्वारा। किसके द्वारा? ई हॉग के द्वारा। किसके द्वारा? तो ई हॉग के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है भू अभिनति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो हॉल एवं डाना, कंफ्यूज नहीं होना। भू अभिनति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी, ये सवाल है। तो हॉल एवं डाना है। और यह सवाल हमारा आता है कि भू अभिनति का समग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? समग्र सिद्धांत। ठीक है, समग्र सिद्धांत पूछ रहा है किसके द्वारा? तो ई हॉग के द्वारा। और भू अभिनति सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? देखिए भू अभिनति सिद्धांत का प्रतिपादक हो गया हॉल एवं डाना, और भू अभिनति का समग्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था ई हॉग। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब 44 सवाल है। 44 में सवाल है हमारा जो है
सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो आपको सही उत्तर चुनना है। इसका उत्तर कहाँ से चुनना है? यहाँ से चुनना है। इसका कूट यहाँ दिया गया। ठीक है, जो कि 2017 में, जनवरी 2017 में पूछा हुआ सवाल है। अब चलते हैं, देखिए सवाल क्या है कि सूची 1 में है कंदरा निर्माण के सिद्धांत है, और ये क्या है? विद्वान है। इधर जो है सिद्धांत का दिया है वो है, और इधर क्या है? विद्वान है। तो अब हमको जो है क्या करना है? विद्वान और सिद्धांत से मेल कराना है। ठीक है, तो विद्वान और सिद्धांत से मेल करने के लिए हमको जो है, देखिए द्विचक्र सिद्धांत जो बोल रहे हैं, तो द्विचक्र सिद्धांत कौन दिए थे? तो डेविस दिए थे। तो आपको ए का जो है मिलाना है, कौन सा? अब इसमें देखना है कि देखिए ए का दिल है आपका चौथा, दो ऑप्शन है बी और डी। ठीक है, क्या दिया? बी और डी। कितना का है? 44 का है। तो 44 का में जो है आप लोग ऑप्शन चुनिए कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम मिलाते हैं, आप लोग मिलाते जाइए। द्विचक्रीय सिद्धांत जो दिया था, कौन सा विद्वान दिया था? तो डेविस दिया था। तो एक का चौथा हो गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? भौम जल स्तर सिद्धांत। क्या है? भौम जल स्तर सिद्धांत। भौम जल स्तर सिद्धांत। भौम जल स्तर सिद्धांत जो है आपको दिया था स्वीनर टोन ने दिया था। कौन दिया था? स्वीनर टोन ने दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है स्थैतिक जल क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो गार्डर ने दिया था। किसने दिया था? गार्डर ने दिया था। आकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? माइलेट ने दिया था। कौन दिया था? माइलेट ने। तो आप मिला सकते हैं। ए का जो है, ए का हो गया हमारा 4, बी का हो गया 1, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 3। तो आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, द्विचक्रीय सिद्धांत डेविस ने दिया था। भौम जल स्तर का सिद्धांत स्वीनर टोन ने दिया था। स्वीनर टोन ने दिया था। उसके बाद जो स्थैतिक जल क्षेत्र का सिद्धांत दिया था गार्डर ने दिया था। स्थैतिक जल क्षेत्र के सिद्धांत दिया था गार्डर ने। अपघर्षण सिद्धांत दिया था डेविस ने। ठीक है, तो ये था हमारा जो है तीसरा वीडियो था। तीसरा वीडियो में हम टोटल क्वेश्चन को जो है क्या किए, 44 तक बता दिए। ठीक है, फिर इसको अपलोड हम कर देंगे। उसके बाद जो है फिर यहाँ से जब सभी प्रश्नों का उत्तर हम जब बता देंगे तो आपको एक ही वीडियो में पूरा जो है रहेगा। इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि छोटा छोटा से ही हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा 1 से लेकर के आपका जो है सवाल नंबर 44 तक का जो है यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। वहाँ से आप देख करके या याद कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।